प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज अपन बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। देखिए, विश्व इतिहास है, ये सीरीज अपनी चल रही है और तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर महत्वपूर्ण साबित होगी ये सीरीज विश्व के इतिहास की। और आज अपना जो टॉपिक है वो नेपोलियन बोनापार्ट है। इसके संदर्भ में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे देखेंगे अपन। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जन्म है 15 अगस्त 1769। जन्म 15 अगस्त 1769 को इनका जन्म हुआ। स्थान है कोर्सिका द्वीप। और ये भूमध्य सागर के अंदर है। भूमध्य सागर के अंदर कौन सा द्वीप है? कोर्सिका द्वीप है। कोर्सिका द्वीप पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पिता है, ये है कार्लो बोनापार्ट सरनेम था नेपोलियन का। माता का नाम है लेटिजिया रमोलिना इनकी माता का नाम है। नेपोलियन है, इसके कुछ उपनाम हैं। उपनाम देखिए, नेपोलियन किन से प्रभावित था? उपनाम बाद में देखते हैं। किन से प्रभावित था? रूसो से, रेनाल से और बोसो से प्रभावित था। रूसो का कथन है, एक दिन यह टापू सारे यूरोप को चकित कर देगा। ये रूसो का कथन है। किसके बारे में? नेपोलियन के बारे में। आगे देखिए, जैकोबिन का सदस्य होने के कारण जैकोबिन दल का सदस्य होने के कारण इन्हें छोटा रोब्सपियर भी कहा जाता था। नेपोलियन को छोटा रोब्सपियर भी इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, लफायते ने इनको दो दुनियाओं का नायक कहा। दो दुनियाओं का नायक कहा। नेक्स्ट अपन देखें तो देखिए, नेपोलियन है, इसका स्वयं का कथन है। नेपोलियन का कथन क्या है? सत्ता मेरी रखेल है। सत्ता मेरी रखेल है, इसे न तो मैं किसी को छीनने दूंगा और न ही अपने साथ किसी को भोगने दूंगा। ये जो कथन जो था, एक इसका था साहब नेपोलियन का था। नेक्स्ट देखेंगे तो देखें आप,
नेपोलियन है, इसका एक कथन और है। क्या कथन है? मैं ऐसे षड्यंत्रकारी से नहीं डरता जो 9 बजे उठता है और एक स्वस्थ कमीज पहन लेता है। नेक्स्ट देखिए, इतिहासकार बोसे की पुस्तकों से नेपोलियन को विश्व विजेता बनने की प्रेरणा मिली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संचालक मंडल या डायरेक्टरी शासन। 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक किसका शासन रहता है? डायरेक्टरी का शासन रहता है। फ्रांस में अपन स्थापना कर चुके थे डायरेक्टरी की, अब शासन डायरेक्टरी चला रही है। इस काल के अंदर यानी डायरेक्टरी के काल में फ्रांस है, यह विदेशी मोर्चों पर सफल रहा। क्योंकि सफल रहा, इसका जो श्रेय दिया जाता है किसको दिया जाता है? नेपोलियन को, क्योंकि इन युद्धों का संचालन कौन कर रहा था? नेपोलियन कर रहा था। देखिए, समझते एक बार। जन्म है नेपोलियन का 15 अगस्त 1769 को हुआ था कोर्सिका द्वीप में, और ये कोर्सिका द्वीप है, ये भूमध्य सागर में पड़ता है। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट, माता का नाम लेटिजिया रोमोलिना। नेपोलियन है, यह रूसो, रेनाल, बोसो आदि से प्रभावित था। रूसो का कथन है नेपोलियन के बारे में, एक दिन यह टापू यानी कोर्सिका द्वीप, एक दिन यह टापू पूरे यूरोप को चकित कर देगा। नेपोलियन है, यह जैकोबिन दल का सदस्य था, और सदस्य होने के कारण इसको छोटा रोबस्पियर भी कहा जाता है। लफाइते हैं, इतिहासकार लफाइते हैं, इनको क्या कहते हैं? दो दुनियाओं का नायक है, ये कहते हैं लफाइते। स्वयं का कथन है नेपोलियन का, क्या कथन है? सत्ता मेरी रखेल है, इसे न तो मैं किसी को छीनने दूंगा और न ही अपने साथ भोगने दूंगा। एक कथन और है नेपोलियन का, मैं ऐसे षड्यंत्रकारी से नहीं डरता जो 9 बजे उठता है और एक स्वच्छ कमीज पहन लेता है। बोसे की पुस्तकों से प्रभावित था नेपोलियन, और इन्हीं पुस्तकों से इसको विश्व विजेता बनने की प्रेरणा मिली थी। संचालक मंडल और डायरेक्टरी का शासन है, ये देखिए 17 अक्टूबर 1795 से 10 अक्टूबर 1799 के मध्य। इस काल में फ्रांस जो है विदेशी मोर्चों पर विजय रहा, और इस विजय का श्रेय है ये किसे दिया जाता है? नेपोलियन को इन विजयों का श्रेय है यह दिया जाता है। आगे देखिए, विजयों का श्रेय दिया जाता है। अब आगे देखेंगे अपन, तो देखिए नेपोलियन की शिक्षा ब्रिटेन में पेरिस के सैनिक स्कूलों में हुई। नेपोलियन की जो शिक्षा है यह है ब्रिटेन व पेरिस के सैनिक स्कूलों में हुई थी। सैनिक स्कूलों में शिक्षा हुई थी। शिक्षा के बाद यह है नेपोलियन है, ये मेलेंस शहर के अंदर द्वितीय
द्वितीय तोपची के पद पर नियुक्त किया गया। पद पर इसको क्या किया गया? नियुक्त किया गया। नेपोलियन का जो उत्थान है, नेपोलियन का उत्थान 1793 में फ्रांस के दक्षिण बंदरगाह टूलो को अंग्रेजों से मुक्त कराया और यहीं से नेपोलियन का क्या हो जाता है? उत्थान होता है। टूलो विजय जो थी, टूलो विजय इसकी प्रथम विजय थी। नेक्स्ट है 1796 में नेपोलियन ने जोजेफिन नामक विधवा से विवाह किया। अब देखेंगे इटली का अभियान, नेपोलियन का इटली अभियान अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797। अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797 का जो अभियान है, ये कौन सा अभियान है? इटली का अभियान। डायरेक्टरी के काल में नेपोलियन का प्रथम अभियान था। डायरेक्टरी के काल में प्रथम अभियान था इटली का। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को कहा, मैं तुम्हें संसार के सबसे उपजाऊ प्रदेश में ले चलूंगा, वहां तुम्हें गौरव, सम्मान और धन मिलेगा। ये कहा था अपने सैनिकों को, किसने? नेपोलियन ने। 10 मई 1796 को नेपोलियन ने लोदी का पुल पार किया। तथा पिडमांट को हराया, नीस व सेवाएं पर अधिकार कर लिया। नीस व सेवाएं पर क्या कर लिया साहब? अधिकार कर लिया। अब है रिवोली का युद्ध। जनवरी 1797 में रिवोली का युद्ध हुआ था। नेपोलियन व ऑस्ट्रिया के मध्य इसके अंदर नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। नेपोलियन व ऑस्ट्रिया के मध्य इसमें विजय किसकी होती है? नेपोलियन की विजय होती है और मांतुआ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रिया की मांतुआ दुर्ग पर नेपोलियन का क्या हो गया साहब? अधिकार हो गया। इसके बाद में है कैंपो फोर्मिया की संधि। कैंपो फोर्मिया की संधि है, ये देखिए
केम्पो फोर्मिया की संधि 17 अक्टूबर 1797। 17 अक्टूबर 1797। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया। नेपोलियन द्वारा सीसलपाइन गणराज्य कौन कौन सा है? लोम्बार्डी, परमा, मेडोना, वेनेशिया और पोप। और पोप का कुछ राज्य कुछ भाग को मान्यता मिल गई सीसलपाइन गणराज्य के रूप में। सीसलपाइन गणराज्य में इन सभी क्षेत्रों को क्या मिल गई? मान्यता मिली। देखिए एक बार इसको दोबारा देखते हैं अपन। देखिए शिक्षा जो है नेपोलियन की है ब्रिटेन और पेरिस के सैनिक स्कूलों में हुई। सबसे प्रथम इसकी जो तैनाती हुई ये मेल्सन नामक शहर के अंदर द्वितीय तोपची पद के ऊपर हुई थी। नेपोलियन का जो उत्थान है ये देखिए 1793 में फ्रांस के दक्षिण बंदरगाह तुल्लो पर से अंग्रेजों को अधिकार मुक्त कर दिया। तुल्लो पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेजों से मुक्त कर दिया तुल्लो बंदरगाह को। और यह तुल्लो जो विजय थी ये नेपोलियन की प्रथम विजय थी और नेपोलियन का उत्थान भी। 1796 में नेपोलियन ने जोजोफिन नामक विधवा महिला से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब देखिए इटली अभियान अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797 डायरेक्टरी के काल का नेपोलियन का पहला अभियान है ये। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को कहा कि मैं तुम्हें संसार के सबसे उपजाऊ प्रदेश में लेकर चलूंगा, वहां तुम्हें गौरव, सम्मान और धन मिलेगा। 10 मई 1796 को लोदी का पुल नेपोलियन ने पार किया, पिडमांट को हराया, नीश और सेवाई के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब है रिवोली का युद्ध। जनवरी 1797 को नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ जिसमें नेपोलियन की विजय हुई। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया का मांतुआ नामक दुर्ग है इसके ऊपर अधिकार कर लिया। अब है केम्पो फोर्मिया की संधि। इंपोर्टेंट संधि है, ध्यान में रखेंगे डेट भी इसकी। 17 अक्टूबर 1797 को कौन सी संधि हुई है? केम्पो फोर्मिया की संधि। ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर फ्रांस का अधिकार है यह स्वीकार कर लिया। पहली बात तो ये थी, इस संधि के द्वारा क्या हुआ? ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर किसका अधिकार स्वीकार कर लिया? फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया। और दूसरे नंबर की जो शर्त थी, नेपोलियन ने सीसलपाइन गणराज्य की स्थापना करी थी जिसमें लोम्बार्डी, परमा, मेडोना, वेनेशिया और पोप का कुछ भाग है, इसको क्या मिल गई? मान्यता मिल गई। आगे देखिए, अब देखेंगे अपन नेपोलियन का मिस्र अभियान। नेपोलियन का मिस्र अभियान, नेपोलियन का मिस्र अभियान है ये देखिए। मिस्र अभियान, मिस्र अभियान की अपन बात करें तो देखिए मिस्र अभियान मई 1798 का मिस्र अभियान है। यहां पर युद्ध होता है पिरामिडों का युद्ध। पिरामिडों का युद्ध 21 जुलाई 1798 को
इसके अंदर जो है मिस्र हारा, मिस्र हार गया और काहिरा के ऊपर नेपोलियन का अधिकार हो गया, काहिरा पर अधिकार कर लिया। अब देखिए नील का युद्ध, नील नदी का युद्ध, सब नील नदी का युद्ध है। यह 1 अगस्त 1798 को नील नदी का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य? फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य, यानी नेपोलियन व इंग्लैंड के मध्य यह युद्ध हुआ, नील नदी का युद्ध। नेपोलियन के जाजी बेड़े को नेपोलियन के जाजी बेड़े को इंग्लैंड के नौसेनापति इसका नाम है नेल्सन ने पराजित किया। मिस्र अभियान को बीच में छोड़कर नेपोलियन कहां पहुंचता है? फ्रांस पहुंचता है। और क्या कहता है? तो देखिए, फ्रांस की जनता को देखकर कहा, इसने फ्रांस की जनता को देखकर कहा, मैं ठीक समय पर पहुंचा हूं, नाशपाती पक चुकी है। डायरेक्टरी के दो सदस्य कौन कौन? एक तो है बरास और एक है सिएज। बरास और सिएज, बरास और सिएज तथा विधानमंडल के अध्यक्ष लुइसन बोनापार्ट के साथ मिलकर मौजूदा सरकार का तख्ता पलट करने का षड्यंत्र रचा। मौजूदा सरकार का तख्ता पलटने का षड्यंत्र रचा गया। नेपोलियन ने डायरेक्टरी पर अधिकार कर लिया। नेपोलियन ने डायरेक्टरी पर अधिकार कर लिया और कौंसल के रूप में शक्ति प्राप्त कर ली। कौंसल के रूप में शक्ति प्राप्त कर ली। नेपोलियन ने शक्ति अपने हाथ में, ये जो नेपोलियन ने शक्ति प्राप्त की थी, शक्ति अपने हाथ में बूमेयर के माह में ली। इसी कारण इसे बूमेयर का षड्यंत्र कहा जाता है।
फ्रांस के विरुद्ध द्वितीय गुट का निर्माण हुआ, जिसके अंदर कौन कौन थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस। नेपोलियन ने 1801 में होहेन, लीडेन, मोरेगा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया और दोनों के मध्य एक संधि होती है, और संधि है फरवरी 1801 में संधि हुई, और संधि है ल्यूनविले की संधि। देखिए साहब, मिस्र बयान है, यह मई 1798 का है। पिरामिडों का युद्ध 21 जुलाई 1798 के अंदर हुआ। मिस्र इसमें हार जाता है। नेपोलियन का काहिरा पर अधिकार हो जाता है। नील नदी का युद्ध 1 अगस्त 1798 फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य। फ्रांस का नेतृत्व नेपोलियन कर रहा था, इंग्लैंड का नेतृत्व नेल्सन कर रहा था। यहाँ पर नेपोलियन का जाजी बेड़ा इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन से बुरी तरह पराजित होता है, और इस अभियान को बीच में छोड़ करके जो नेपोलियन है ये कहाँ पहुंचता है? फ्रांस पहुंचता है। और फ्रांस पहुंचने पर अपनी जनता को खुश देखता है और कहता है कि मैं ठीक समय पर पहुंचा हूँ, नाशपाती पक चुकी है। ये इसका कथन था। डायरेक्टरी के 2 सदस्य, एक का नाम है बरास, एक का नाम है सीएच, तथा विधानमंडल के अध्यक्ष लुशियन बोनापार्ट के साथ मिलकर नेपोलियन ने मौजूदा सरकार का तख्ता पलट करने की योजना बनाई। नेपोलियन ने डायरेक्टरी पर अधिकार कर लिया और कौंसल के रूप में शक्ति प्राप्त करी। ये जो शक्ति है नेपोलियन ने ये ब्यूमेर के माह में प्राप्त करी थी। जैसे अपने जनवरी फरवरी होती है, उसी प्रकार वहां पर महीने के नाम होंगे। तो जो शक्ति है ये ब्यूमेर के माह में प्राप्त कर ली, इसी कारण इसे ब्यूमेर का षड्यंत्र भी कहा जाता है। फ्रांस के विरुद्ध द्वितीय गुट का निर्माण हुआ। इस गुट के अंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस थे, ध्यान में रखना है। 1801 के अंदर नेपोलियन ने होहेन, लीडेन और मोरेगा नामक युद्धों के अंदर ऑस्ट्रिया को हराया, और 1801 के अंदर संधि की, ल्यूनविले की संधि। कौन सी संधि? ल्यूनविले की संधि। आगे देखिए, अमीन्स की संधि के बारे में बात करेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट संधि है। अमीन्स की संधि देखिए, अमीन्स की संधि, अमीन्स की संधि, अमीन्स की संधि, अमीन्स की संधि है 27 मार्च 1802। अमीन्स की संधि 1802 में इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य, इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य अमीन्स की संधि होती है। इंग्लैंड ने पहली बार नेपोलियन के नेतृत्व में गठित फ्रांसीसी सरकार को मान्यता दे दी गई। अब है प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन के सुधार। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन के सुधार, क्या क्या सुधार किए? आर्थिक सुधार,
1800 में क्या किया, बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया। 2 नंबर पे है शिक्षा में सुधार, शिक्षा को राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। शिक्षा को राष्ट्रीय व धर्म निरपेक्ष स्वरूप है, यह प्रदान किया। राष्ट्रीय शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित किया। राष्ट्रीय शिक्षा को 3 भागों में इसने बांट दिया। कौन कौन से भाग हैं? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। नारी शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। नारी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया। प्राथमिक शिक्षा से अनुशासन और सैनिक शिक्षा को महत्व दिया इन्होंने। लीसे के अंदर लीसे नामक स्कूल का संगठन किया, जो माध्यमिक शिक्षा थी। नॉर्मल नामक इन्होंने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। अब देखिए इसकी है धार्मिक नीति, नेपोलियन की धार्मिक नीति। नेपोलियन ने कहा, मैं मिस्र में कथन था नेपोलियन का कि मैं मिस्र में मुसलमान और फ्रांस में कैथोलिक हूं। ये कथन किसका है? नेपोलियन का। कानकोर डेटा संधि होती है, कानकोर डेटा संधि है, ये धर्म से संबंधित संधि है। 14 जुलाई 1801 में नेपोलियन वर्सेस पोप पायस सप्तम के मध्य संधि होती है। इस संधि के द्वारा कैथोलिक धर्म को फ्रांस का राजकीय धर्म मान लिया गया या घोषित कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। प्रत्येक व्यक्ति को क्या दी गई? धार्मिक स्वतंत्रता है, यह दी गई। देखिए हमिन्स की संधि है, इंपॉर्टेंट संधि है, ध्यान में रखना है। कब हुई है? 27 मार्च 1802 के अंदर। 1802 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हमिन्स की संधि होती है। इंग्लैंड ने पहली बार नेपोलियन द्वारा गठित फ्रांसीसी सरकार को क्या दी थी साहब?
मान्यता दे दी, यानी इंग्लैंड ने फ्रांसीसी सरकार को मान्यता दे दी जो नेपोलियन के नेतृत्व में गठित हुई थी। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन के सुधार, तो पहला सुधार है आर्थिक सुधार। 1800 के अंदर नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को इन्होंने राष्ट्रीय व धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया नेपोलियन ने, और राष्ट्रीय शिक्षा को 3 भागों में बांट दिया, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा। नारी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया, ये नेपोलियन की सबसे बड़ी कमी थी। प्राथमिक की अपन बात करें तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा से अनुशासन और सैनिक शिक्षा को इन्होंने महत्व दिया। कि प्राथमिक शिक्षा से ही इन्होंने अनुशासन और सैनिक शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि ये स्वयं भी सैनिक शिक्षा से सैनिक स्कूलों से पढ़े हुए थे। लीसे नामक इन्होंने एक स्कूल का संगठन बनाया जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, और नॉर्मन नामक एक शिक्षा संगठन बनाया जो शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र था। इनकी धार्मिक नीति है, देखिए इनका कथन था, नेपोलियन का कथन है कि मैं मिस्र के अंदर मुसलमान हूं और फ्रांस के अंदर कैथोलिक हूं। कानकोर्डेटा की संधि है, ये धर्म से संबंधित संधि है, इंपोर्टेंट संधि है। 14 जुलाई 1801 नेपोलियन और पोप पायस सप्तम के मध्य संधि होती है। इस संधि के द्वारा कैथोलिक धर्म को फ्रांस का राजकीय धर्म मान लिया गया और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। प्रत्येक व्यक्ति को क्या दी गई साहब? धार्मिक स्वतंत्रता है, यह दी गई। आगे देखिए, सुधार चल रहे हैं प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन के। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन के सुधार चल रहे हैं। नेपोलियन कोड की बात करें, नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड या इसे संहिता भी कह सकते हैं। 1804 नेपोलियन कोड महत्वपूर्ण कार्य उसकी विधि संहिता थी। नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था विधि संहिता थी। नेपोलियन ने प्रथम कौंसल के रूप में विभिन्न नागरिक कानूनों का संकलन किया। विभिन्न नागरिक कानूनों का संकलन किया। इसमें देखिए, यह विधि संहिता, यह विधि संहिता, यह विधि संहिता आज भी फ्रांस के कानून का आधार है। आज भी फ्रांस के कानून का आधार है। क्या है? आधार है। इस संहिता के कारण नेपोलियन को आधुनिक जस्टिनियन कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देशों ने इसे अपनाया। यूरोप के अधिकांश देशों ने अपनाया। नेपोलियन बोनापार्ट है, इसका कथन है मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय नहीं, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी। ये किसका कथन है साहब? नेपोलियन का कथन है। इसके द्वारा 5 तरह के कानून हैं। 5 तरह के कानूनों का
संग्रह किया है इसने। देखिए, एक तो है सिविल कोड, नागरिक संहिता, ठीक है। 2 नंबर पे है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नागरिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता। पिनल कोड, पिनल कोड ये है दंड कानून या फौजदारी कानून। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये है अपराध प्रक्रिया संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट है कमर्शियल कोड, ये है व्यवसाय संबंधी कानून, व्यवसाय संबंधी कानून। तो ये जो है ये नेपोलियन के 5 कानून, 5 कानून। नेक्स्ट देखेंगे नेपोलियन ने राष्ट्रीय सम्मान, नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान लेजियो ऑनर वितरित करवाया था, जो आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय सम्मान है। आज भी फ्रांस का क्या है? राष्ट्रीय सम्मान है। देखिए सर, नेपोलियन कोड की अपन बात करें, इनके सुधार पढ़ रहे हैं अपन। 1804 के अंदर नेपोलियन कोड जारी किए गए। ये विभिन्न नागरिक कानूनों का एक संकलन है। यह विधि संहिता है जिसके वर्तमान में भी फ्रांस के कानून का यह आधार है। नेपोलियन को आधुनिक जस्टियन कहा जाता है। नेपोलियन के सुधारों को अधिकांश देशों ने अपनाया। नेपोलियन का कथन है कि मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों की विजय नहीं, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी नहीं मिट सकेगी। इनके द्वारा जो नेपोलियन कोड है, इनके द्वारा 5 तरह के कानूनों का संग्रह किया गया। एक तो सिविल कोड, जिसे नागरिक संहिता कहा गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नागरिक प्रक्रिया संहिता कहा गया, पिनल कोड, दंड कानून या फौजदारी कानून, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अपराध प्रक्रिया संहिता, कमर्शियल कोड, ये व्यवसाय संबंधी कानून। नेपोलियन ने राष्ट्रीय सम्मान शुरू किया था जिसका नाम है लेजियो ऑनर, जो आज भी फ्रांस के अंदर राष्ट्रीय सम्मान है। आज भी फ्रांस के अंदर राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? लेजियो ऑनर है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, कैटलबी के अनुसार, इतिहासकार कैटलबी है, ये क्या कहता है? नेपोलियन के नेतृत्व में 2 बड़े स्मारक हैं। नेपोलियन के राज नेतृत्व में नेतृत्व के 2 बड़े स्मारक हैं। 2 बड़े स्मारक हैं, कौन कौन से? नेपोलियन कोड व कान का डेल्टा।
बड़ा अच्छा कथन कहा इन्होंने। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 1804 नेपोलियन ने पेरिस में नोत्रे-दामे या नात्रे-दामे, पेरिस के नात्रे-दामे गिरजाघर में राज्याभिषेक करवाया और फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का क्या बना? सम्राट बना। यहां पर कथन है नेपोलियन का कि मैंने फ्रांस के राजमुकुट को धूल में पड़ा पाया, इसे तलवार की नोक पर उठाकर ग्रहण किया। नेपोलियन ने राजमुकुट यह पोप पायस सप्तम के हाथों नहीं पहना, बल्कि स्वयं ही धारण किया। इससे पोप पायस का भी क्या हुआ? अपमान हुआ। 1804 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने फ्रांस के विरुद्ध तीसरा गुट बनाया, जिसके अंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन शामिल थे। अब अपन बात करते हैं ट्राफलगर का जल युद्ध। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805। 21 अक्टूबर 1805 फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य। इसके अंदर अंग्रेज सेनापति नेल्सन मारा गया और फ्रांस का जो सेनापति था इसमें विल्नव था। फ्रांस का सेनापति विल्नव था। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का युद्ध है, ये देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। देखिए, कैटलबी जो है ये कहते हैं नेपोलियन के राजनेतृत्व के 2 स्मारक हैं। एक तो है नेपोलियन कोड और दूसरा है कानकार डेटा। नेपोलियन कोड के तहत तो इन्होंने विधि संहिता बनाई थी और कानकार डेटा की संधि है, इसके तहत क्या किया गया था? धर्म से संबंधित यह संधि थी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना धर्म है चुनने की उसको आजादी थी और कैथोलिक धर्म को राज धर्म घोषित कर दिया गया था। यह दुनिया पर ने पढ़ी है, कानकार डेटा संधि। नेक्स्ट देखेंगे
2 दिसंबर 1804 को पेरिस के नात्रे दामे गिरजाघर में राज्याभिषेक करवाया और फ्रांस का सम्राट बना। और इस समय इसका कथन था नेपोलियन का, मैंने जो राजमुकुट है इसके बारे में कहा कि फ्रांस का राजमुकुट को धूल में पड़ा पाया और तलवार की नोक पर इसको उठाकर ग्रहण किया। राजमुकुट इसने पोप पायस सप्तम के हाथों ग्रहण नहीं किया और स्वयं ही धारण कर लिया, इससे पोप का भी अपमान हुआ। 1804 के अंदर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट है, इसने फ्रांस के विरुद्ध तीसरा गुट बनाया जिसके अंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन थे। ट्राफलगर का युद्ध है, यह 21 अक्टूबर 1805 के अंदर है, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ। इसमें अंग्रेज सेनापति है नेल्सन, ये मारा गया और फ्रांस की सेना का नेतृत्व किसने किया था? विल्नव किया था। ये जलयुद्ध था। इस जलयुद्ध के बाद में नेपोलियन ने इंग्लैंड से जलयुद्ध की नीति का त्याग कर दिया था। भारी नुकसान हुआ था नेपोलियन को इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के अंदर ट्राफलगर के जलयुद्ध में। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्टरलिट्ज का युद्ध है। ऑस्टरलिट्ज का युद्ध देखिए साहब कब का है? 2 सितंबर 1805। 2 सितंबर 1805 का जो युद्ध है ये है ऑस्टरलिट्ज का युद्ध है। इसे 3 सम्राटों का युद्ध भी कहते हैं। 3 सम्राटों का युद्ध भी इसे कहा जाता है। कौन कौन थे? फ्रांस का नेपोलियन, रूस का अलेक्जेंडर प्रथम और ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस द्वितीय। इस युद्ध में नेपोलियन ने इस युद्ध के अंदर नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट, ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस द्वितीय को हराया। और एक संधि होती है प्रेसबर्ग की संधि, कब होती है साहब? 26 दिसंबर 1805। कौन सी संधि? प्रेसबर्ग की संधि। किन किन के मध्य? फ्रांसिस द्वितीय वर्सेज नेपोलियन के मध्य यह संधि होती। देखिए 1806 में नेपोलियन पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया और उसकी जगह 16 जर्मन राज्यों का राइन संघ है ये बना दिया साहब। राइन संघ बना दिया। 14 अक्टूबर 1806 में जेना और आवर स्टेट के युद्ध में नेपोलियन ने पर्सा को हराया। नेपोलियन ने किसको हरा दिया? पर्सा को हरा दिया। पर्सा को
हरा दिया नेपोलियन। अब है महाद्वीपीय व्यवस्था, महाद्वीपीय व्यवस्था या प्रणाली, महाद्वीपीय व्यवस्था या प्रणाली। नेपोलियन ने इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के उद्देश्य से महाद्वीपीय प्रणाली की शुरुआत करी थी या इस प्रणाली का प्रयोग किया था। महाद्वीपीय प्रणाली की शुरुआत है, यह कब होती है? शुरुआत कब होती है? 21 नवंबर 1806 में नेपोलियन के बर्लिन आदेश से यह शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, 25 जनवरी 1860 को या में वारसा आदेश जारी हुए। प्रशा तथा हनोवर के समुद्र तटों पर हनोवर के समुद्र तटों पर अंग्रेजी व्यापार है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजी व्यापार पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध है 2 सितंबर 1805 के अंदर। इनको 3 सम्राटों का युद्ध कहते हैं, इंपोर्टेंट युद्ध है, ध्यान में रखना है। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन, रूस का सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम, ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस द्वितीय। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस द्वितीय को हराया और एक संधि होती है, प्रेसबर्ग की संधि। कब होती है? 26 दिसंबर 1805 के अंदर फ्रांसिस द्वितीय और नेपोलियन के मध्य। 1806 के अंदर नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और 16 जर्मन राज्यों का एक राइन संघ है यह बना दिया। 14 अक्टूबर 1805 में जेना और ओवरस्टेट के युद्धों में नेपोलियन ने प्रशा को हरा दिया और अब नेपोलियन है यह महाद्वीपीय व्यवस्था प्रणाली शुरू करी इसने। और ये महाद्वीपीय व्यवस्था प्रणाली शुरू करने के पीछे नेपोलियन का उद्देश्य था इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति को कमजोर करना। 21 नवंबर 1806 में ये आदेश है, बर्लिन आदेश के बाद में जारी हो जाते हैं महाद्वीपीय प्रणाली। यानी महाद्वीपीय प्रणाली है ये कब शुरू हो जाती है? बर्लिन आदेशों के बाद। और बर्लिन आदेश कब के हैं? 21 नवंबर 1806। 25 जनवरी 1807 में वारसा आदेश जारी करता है नेपोलियन, और जिसके तहत प्रशा और हनोवर के समुद्र तटों पर अंग्रेजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए इसकी प्रतिक्रिया में अंग्रेज हैं ये क्या करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब अपन बात करते हैं फिनलैंड का युद्ध। फिनलैंड का युद्ध देखेंगे साहब आप। 14 जून 1807 में फिनलैंड का युद्ध रूस और फ्रांस के मध्य फिनलैंड का युद्ध हुआ। नेपोलियन ने रूस के जार, वहां पर शासक को जार कहते थे, अलेक्जेंडर को हरा दिया।
हरा दिया। और इनके साथ में संधि गिरी टिलसिट की संधि। टिलसिट की संधि कब की है? 7 जुलाई 1807 को किसकी संधि है? टिलसिट की संधि। इस संधि के द्वारा नेपोलियन द्वारा पोलैंड, जर्मनी, इटली में किए परिवर्तनों को रूस ने स्वीकार कर लिया। तथा प्रशा का विघटन की क्या दे दी? स्वीकृति दे दी। प्रशा के विघटन की स्वीकृति दे दी। इस समय अलेक्जेंडर ने कहा, अलेक्जेंडर प्रथम ने कहा यूरोप क्या है? मैं और तुम। यूरोप क्या है? मैं और तुम। ये कथन किसका था? अलेक्जेंडर प्रथम का था। रूस ने इंग्लैंड के साथ व्यापार न करने का वादा किया। रूस ने इंग्लैंड के साथ व्यापार न करने का वादा नेक्स्ट है। इस संधि के समय नेपोलियन अपनी चरम पर था। इस संधि के समय नेपोलियन अपने चरम पर था। अब देखिए पुर्तगाल पर आक्रमण। पुर्तगाल पर आक्रमण 1807। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर स्पेन के साथ मिलकर 1807 में पुर्तगाल पर आक्रमण कर अपने राज्य में मिला लिया। अपने राज्य में मिलाया। अब देखिए स्पेन से संघर्ष 1808 से 14 के मध्य स्पेन से संघर्ष चलेगा। नेपोलियन को स्पेन में एक दीर्घकालीन युद्धों का सामना करना पड़ा। इन युद्धों को इतिहास में महाद्वीपीय युद्ध कहते हैं। इन युद्धों को इतिहास में महाद्वीपीय युद्ध भी कहा जाता है। नेपोलियन ने स्पेन शासक चार्ल्स चतुर्थ को हटाकर अपने भाई जोसेफ को वहां का राजा बना दिया। इससे स्पेनिश जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और स्पेनिश जनता में राष्ट्रीय भावना का क्या हो गया साहब? विकास हुआ। राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। देखिए फिनलैंड का युद्ध 14 जून 1807 फिनलैंड का युद्ध होता है। किन के मध्य? रूस और फ्रांस के मध्य। रूस का जार यानी शासक अलेक्जेंडर को नेपोलियन ने हरा दिया और एक संधि होती है टिलसिट की संधि। इंपोर्टेड संधि है
7 जुलाई 1807 को नेपोलियन ने हॉलैंड, जर्मनी, इटली में किए परिवर्तनों को रूस ने मान लिया। नेपोलियन के परिवर्तन जो हैं ये हॉलैंड, जर्मनी, इटली में किए गए, जिनको रूस ने मान लिया और प्रसा के विघटन की स्वीकृति दे दी और रूस ने। और अलेक्जेंडर प्रथम ने इस समय कहा यूरोप क्या है, मैं और तुम, मैं यानी अलेक्जेंडर और तुम यानी नेपोलियन। रूस ने इंग्लैंड के साथ व्यापार न करने का वादा किया और इस समय नेपोलियन जो था ये अपने चरम पर था। यानी नेपोलियन का चरम जो है ये कौन सा समय था? टिलसिट का समय था या टिलसिट की संधि का समय था, 1807 का समय। यानी 1807 में नेपोलियन अपने चरम पर था। पुर्तगाल पर आक्रमण करता है 1807 के अंदर। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर के पुर्तगाल पर आक्रमण कर लिया और इसको अपने राज्य के अंदर मिला लिया। अब है स्पेन के साथ में संघर्ष है। 1808 से 1814 के मध्य स्पेन के साथ में संघर्ष रहेगा और इन युद्धों को महाद्वीपीय युद्धों के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन ने स्पेन के शासक चार्ल्स द्वितीय को हटाकर अपने भाई जोसेफ को वहां का शासक बना दिया। इससे क्या हुआ, जो स्पेनिश जनता थी इसके अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। आगे देखिए, आगे अपन देखें तो देखिए जून 1808 में बायलेन का युद्ध हुआ। बायलेन का युद्ध जून 1808 बायलेन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में स्पेनिश जनता ने छापामार युद्धों में फ्रांस को हराया। स्पेनिश जनता ने छापामार युद्ध में फ्रांस को हराया। यहां पर जोसेफ मैड्रिड भाग गया। जो भाई था ना नेपोलियन का, ये मैड्रिड भाग गया और स्पेन ने अंग्रेजों के सहयोग से 1812-13 में सोलमे का विक्टोरिया के युद्ध में फ्रांस को हराया। मई 1813 में विक्टोरिया के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? आर्थर वेलेजली। और आगे देखिए, नेपोलियन ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण है। स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्ट्रिया से पुनः युद्ध होगा। ऑस्ट्रिया से पुनः युद्ध 1809 के अंदर बेग्राम के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया। बेग्राम के युद्ध में
ऑस्ट्रिया को पराजित किया और ऑस्ट्रिया को वियना की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ऑस्ट्रिया को वियना की संधि करनी पड़ी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी लुइसा से विवाह किया नेपोलियन ने। राजकुमारी मेरिया लुइसा से विवाह किया। ग्रांट व टेम्परले इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि स्पेन का युद्ध वह कैंसर था। स्पेन का युद्ध वह कैंसर था जिसने नेपोलियन की शक्ति को खींच लिया। नेपोलियन की शक्ति को खींच लिया। अब नेपोलियन का रूस अभियान है, ये देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। अभी बायलेन का युद्ध जून 1808 में स्पेनिश जनता ने छापामार युद्ध के अंदर फ्रांस को हराया और जोसेफ है जो नेपोलियन का भाई था, मैड्रिड भाग गया। स्पेन ने अंग्रेजों की सहायता से 1812-13 में साल में का युद्ध और विक्टोरिया युद्ध के अंदर फ्रांस को हराया। और जो विक्टोरिया युद्ध था इसके अंदर सेनापति कौन था? ऑर्थर वेले जली था। नेपोलियन ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्पेन के नासूर ने मेरा नाश किया है। ऑस्ट्रिया के साथ में पुनः युद्ध 1809 में बेग्राम के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया और ऑस्ट्रिया ने अपमानजनक संधि की। कौन सी? वियना की संधि। और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी लुइसा से नेपोलियन ने विवाह किया। ग्रांट और टेम्परले नामक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि स्पेन का युद्ध वह कैंसर था जिसने नेपोलियन की सारी शक्ति को खींच लिया। आगे देखिए, नेपोलियन का फ्रांस से रूस यानी मॉस्को अभियान। मॉस्को अभियान है। मॉस्को यानी रूस। मॉस्को अभियान है, जनवरी 1812 का है। जनवरी 1812 का मॉस्को अभियान है। 7 सितंबर 1812 को बोरोडीना के मैदान में नेपोलियन विजयी रहा। 14 सितंबर 1812 में नेपोलियन ने मॉस्को पर अधिकार कर लिया। इस अभियान में नेपोलियन के 5 लाख सैनिक मारे गए। टॉलस्टॉय लेखक है। टॉलस्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस में नेपोलियन ने इस अभियान के बहुत मार्मिक वर्णन किया है। नेपोलियन ने इस अभियान का मार्मिक वर्णन
किया है। इसके बाद में है राष्ट्रों का युद्ध। राष्ट्रों का युद्ध है 1813, राष्ट्रों का युद्ध। नेपोलियन के विरुद्ध चौथा गुट तैयार हुआ। नेपोलियन के विरुद्ध चौथा गुट है, यह तैयार होता है किन किन के नेतृत्व में? वर्षा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड। ये चौथा गुट है, यह है तैयार होता है 1813 में। 1813 के अंदर ड्रेसडेन का युद्ध है। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया। इस युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया। ऑस्ट्रिया को हराया। यह है नेपोलियन की अंतिम प्रमुख विजय थी। अंतिम प्रमुख विजय थी। लिप्जिंग का युद्ध। लिप्जिंग का युद्ध, यह देखें, इसे राष्ट्रों का युद्ध कहते हैं। 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 16 से 19 अक्टूबर 1813। एल्ब नदी के किनारे लिप्जिंग के युद्ध में नेपोलियन है, इसकी क्या हुई? हार हुई। इस युद्ध के अंदर नेपोलियन को 1,30,000 सैनिकों से हाथ धोना पड़ा। कोई विशेष बात नहीं सैनिकों वाली। नेक्स्ट देखिए आगे। मार्च 1814 को लाओ के मैदान में, मार्च 1814 को लाओ के मैदान में हारने के बाद अप्रैल 1814 में फाउंटेन ब्लू नामक स्थान पर नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों से संधि की। मित्र राष्ट्रों से संधि की। मित्र राष्ट्रों से क्या कर ली साहब? संधि की। इस संधि के तहत 11 अप्रैल 1814 को नेपोलियन ने फ्रांस का सिंहासन त्याग दिया। नेपोलियन को एल्बा द्वीप का शासक बना दिया गया। नेपोलियन को एल्बा द्वीप का शासक बना दिया गया। एल्बा द्वीप है भूमध्य सागर में। एल्बा द्वीप का क्या बना दिया गया? शासक बना दिया गया। और लुई 18वें के नाम से फ्रांस का
सम्राट बना। अब है वियना सम्मेलन। देखिए, मास्को बयान जनवरी 1812 का है। 7 सितंबर 1812 में बोरोडिना के मैदान में नेपोलियन की विजय हुई। 14 सितंबर 1812 में मास्को पर अधिकार कर लिया नेपोलियन ने और 5 लाख सैनिक इसके अंदर मारे गए। नेपोलियन को ज्यादा नुकसान हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। टोल्स्टॉय की उपन्यास है वार एंड पीस, इसके अंदर इस अभियान का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है टोल्स्टॉय ने। राष्ट्रों का युद्ध 1813 के अंदर हुआ। लिप्जिंग का युद्ध ही राष्ट्रों का युद्ध है। इसके अंदर चौथा जो गुट है यह फ्रांस के विरुद्ध तैयार होता है। कौन कौन थे चौथे गुट के अंदर? प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड। रूस शामिल हो जाता है। 1813 के अंदर ड्रेसडेन का युद्ध है। इसके अंदर नेपोलियन ने किसको हराया? ऑस्ट्रिया को हराया और यह नेपोलियन की अंतिम प्रमुख विजय थी। इंपॉर्टेंट बात है, अंतिम विजय थी। लिप्जिंग का युद्ध होता है। लिप्जिंग का युद्ध 16 से 19 अक्टूबर 1813 को, इसी लिप्जिंग के युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध भी कहते हैं। एल्ब नदी के किनारे लिप्जिंग नामक स्थान पर नेपोलियन की क्या होती है? हार। मार्च 1814 को लाओ के मैदान में हारने के बाद अप्रैल 1814 को फाउंटेन ब्लू नामक स्थान पर नेपोलियन ने किसके साथ में संधि की? मित्र राष्ट्रों के साथ में। कौन से स्थान पे? फाउंटेन ब्लू नामक स्थान पे। एक बार दोबारा देखिए, मार्च 1814 को लाओ के मैदान में हारने के बाद अप्रैल 1814 में फाउंटेन ब्लू नामक स्थान पर किसने? नेपोलियन ने किसके साथ? मित्र राष्ट्रों के साथ संधि की और इस संधि के द्वारा नेपोलियन ने फ्रांस का राज सिंहासन त्याग दिया और एल्बा द्वीप का शासक मान लिया गया किसको? नेपोलियन को। और एल्बा द्वीप भेज दिया गया किसको? नेपोलियन को। वहां का शासक इसको मान लिया गया। इसकी जो उपाधि है यह इससे नहीं छीनी गई, सम्राट की उपाधि, और फ्रांस का शासक है लुई 18वें को बना दिया गया। आगे देखिए, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन देखिए, वियना सम्मेलन वियना सम्मेलन है। वियना सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन है 1 नवंबर 1814 को। इसमें देखिए फ्रांस का प्रतिनिधित्व है। फ्रांस का प्रतिनिधित्व या नेतृत्व किया था तालेरा ने। सम्मेलन का जो अध्यक्ष था ये था ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। वियना है। वियना में मित्र राष्ट्रों के मध्य असंतोष के चलते नेपोलियन 10 माह बाद 1200 सैनिकों के साथ एल्बा से पेरिस लौटा। एल्बा से कहां लौटा? पेरिस लौटा। और इस समय मात्र इसने, और नेपोलियन है यह है फ्रांस का दोबारा शासक बना, मात्र 100 दिन तक इसने क्या किया? राज किया, जो 20 मार्च से 29 जून 1815 तक चला। मित्र राष्ट्रों ने अपने मतभेद बुला करके
बुलाकर चौमेंट की संधि की। और नेपोलियन के विरुद्ध पुनः एक हो गए। 18 जून 1815 को वाटरलू बेल्जियम में है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन है यह अंतिम रूप से हार गया। और वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन की 40वीं व अंतिम लड़ाई थी। नेपोलियन को दक्षिणी एटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। और यहाँ पर रहते हुए 6 वर्ष बाद 5 मई 1821 को नेपोलियन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कथन है डॉक्टर स्लोने ने क्या कहा नेपोलियन के पतन के बारे में? थकान शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखेंगे नेपोलियन है, इसके कुछ उपनाम हैं। ये देखिए, क्रांतिपुत्र, क्रांति का अंता, आधुनिक, जस्टियन, मैन ऑफ डेस्टिनी, जर्नल वेडी मेयर, आधुनिक, यूरोप का जनक। ये इसके कुछ उपनाम हैं नेपोलियन के। देखिए, वियना सम्मेलन है। प्रथम सम्मेलन 1 नवंबर 1814 को हुआ। फ्रांस का नेतृत्व तालेरा ने किया गया। फ्रांस का प्रतिनिधि इसमें तालेरा था। इसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिख था। वियना के अंदर मित्र राष्ट्रों के मध्य असंतोष के चलते नेपोलियन, यानी ये जो वियना सम्मेलन हुआ था ये मित्र राष्ट्रों के मध्य हुआ था और जल्दी ही इन मित्र राष्ट्रों के मध्य असंतोष हो गया और नेपोलियन है ये 10 माह बाद 1200 सैनिकों के साथ में एल्बा से कहां पहुंच गया? पेरिस पहुंच गया और दोबारा फ्रांस के ऊपर अधिकार कर लिया। 100 दिनों तक शासन चला। 20 मार्च से 29 जून 1815 तक इसका शासन चला। दोबारा मित्र राष्ट्र हैं अपने मतभेद भूल करके चौमेट संधि के द्वारा क्या हो गए? नेपोलियन के विरुद्ध एक हो गए और 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ जिसमें अंतिम रूप से नेपोलियन हार गया। और यह वाटरलू का जो युद्ध था ये नेपोलियन की 40वीं लड़ाई थी और अंतिम लड़ाई थी। नेपोलियन को दक्षिणी एटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप में नजरबंद कर दिया गया और 6 वर्ष बाद यहाँ रहते हुए 5 मई 1821 को इसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर स्लोने का कथन है नेपोलियन के पतन के बारे में इन्होंने थकान शब्द का प्रयोग किया। उपनाम है नेपोलियन के क्रांति का पुत्र, क्रांति का हंता, आधुनिक, जस्टिनियन, मैन ऑफ डेस्टिनी, जर्नल वेडी मेयर और आधुनिक यूरोप का जनक। ये है आपका नेपोलियन। तो ये नेपोलियन के बारे में प्रमुख बातें होगी। टॉपिक जरूर, क्लास जरूर अपनी थोड़ी लंबी रही होगी लेकिन अपन ने नेपोलियन के बारे में तमाम बातें देखी है। एक ही क्लास के अंदर इसको समेट दिया गया है तो बार बार में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखना पड़ेगा। एक ही क्लास के अंदर आप इसको देख सकते हो नेपोलियन को। धन्यवाद।